हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे जिसके कारण अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लो ये x और ये क्या है, y है। एक लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर है x और y। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, करेंट कैरिंग कंडक्टर लेना, मतलब इसमें I करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब इसमें देखिए एक छोटा सा करेंट एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल करेंट एलिमेंट, जिसको मैं नाम देता हूँ क्या, DL। स्मॉल करेंट एलिमेंट क्या लेके चलता हूँ मैं, DL लेके चलता हूँ। ठीक है, इस DL करेंट एलिमेंट से R डिस्टेंस पे मैंने एज्यूम कर लिया एक पॉइंट P, जिस P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो स्टेट कंडक्टर के कारण मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्मॉल करेंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे क्या निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, कैलकुलेट करूँगा। तो इस तरीके से देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इनवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ से कैसा होगा, आउटवर्ड, यहाँ पे कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी ड्यू टू होल कंडक्टर। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे मान लो जो एंगल है वो कितना है, मान लो थीटा, ये मैं थीटा लेके चलता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं ये वाले पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने O पॉइंट, PO, और ये वाला पॉइंट जो है Q पॉइंट मैंने नाम दे दिया। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, और स्पेशली ये जो एंगल है आगे चल के काम आने वाला है, इसको मैं लेके चलता हूँ फाई एंगल। कौन सा एंगल, फाई एंगल। कौन सा एंगल लेके चलता हूँ, फाई एंगल लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है, DL है ये स्मॉल एलिमेंट का, बट O से लेकर अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ तक की बात करता हूँ, इस Q पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो मैं इसको क्या लेके चलता हूँ, स्मॉल l लेके चलता हूँ। O से Q तक का जो डिस्टेंस है वो मैं क्या लेके चलता हूँ, स्मॉल l लेकर चलता हूँ। इतना क्लियर हुआ। O से जो Q पॉइंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं क्या लेके चलता हूँ, स्मॉल l लेके चलता हूँ। ठीक है, और इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है P पॉइंट का वो क्या लेके चलता हूँ, मैं A लेके चलता हूँ। समझ में आ गया। तो लाइन एलिमेंट जो है DL है, उसका जो डिस्टेंस है वो R है, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ अपन R लेके चलते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद इस कंडक्टर से इस P पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल a है। इतना क्लियर हुआ। और जो O पॉइंट है OQ, उसका डिस्टेंस मैं क्या लेके चलता हूँ, L लेके चलता हूँ। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई हो गया। ठीक, अब देखिए अगर इस लाइन की बात करता हूँ तो ऊपर x है, नीचे क्या है, y है। ऊपर क्या है, x है, नीचे क्या है, y है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें दो हाफ होंगे, एक फर्स्ट हाफ होगा और दूसरा कौन सा होगा, सेकेंड हाफ होगा। ठीक है, तो नीचे वाले को अगर मैं फर्स्ट हाफ मानता हूँ, ऊपर वाले को अगर मैं सेकेंड हाफ मानता हूँ, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो φ1 हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगी, φ2 हो जाएगी। समझ में आ गया। इसका मतलब अगर ये P पॉइंट है तो y का जो स्टार्टिंग एंगल है, y का जो φ1 है, पूरा इधर से ऐसा देखा जाए तो ये कितना है, φ1 है, ऊपर वाला कितना है, φ2 है। तो ये एंगल हो गया, ये φ1 और ये वाली एंगल क्या हो गई, φ2 हो गई। इतना क्लियर हुआ। तो मुझे इस स्टेट कंडक्टर के कारण P पॉइंट पे कितना फील्ड होगा ये मेरे को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गया। डायग्राम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास XY एक स्टेट कंडक्टर है जिसमें I करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। बायो सेवर्ट लॉ लगाना है। बायो सेवर्ट लॉ लगाने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल करंट एलिमेंट चाहिए जो मैंने DL एज्यूम कर लिया, और DL से R डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट P लिया, जिस P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इतना क्लियर हुआ। ये एंगल थीटा बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ये थीटा, ये 90, तो यहाँ पे ये एंगल फाई अपन लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। लोअर पार्ट का एंगल φ1 है, मतलब y के तक एंगल, और x तक का एंगल क्या है, φ2 है, और ये इसकी डिवाइडर लाइन है, φ1 एंड φ2 का। इतना क्लियर हो गया। और O पॉइंट से जो Q का डिस्टेंस है वो L लेके चलता हूँ, और O पॉइंट से जो P का डिस्टेंस है वो मैं क्या लेके चलता हूँ, A लेके चलता हूँ। और यहाँ से I करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और मेरे को क्या निकालना है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ स्मॉल करेंट एलिमेंट है, उसके कारण क्या लगेगा, यहाँ बायो सेवर्ट लॉ लगेगा। तो अप्लाइंग बायो सेवर्ट लॉ फॉर स्मॉल करेंट एलिमेंट DL।
तो डीएल पर बायो सेवर्ट लॉ लगाते हैं। तो अगर डीएल छोटा करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो डी बी इज इक्वल टू पढ़ें अपन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करेंट कितना है आई, स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल, आई डी एल, एंगल कितना है थीटा, डेट इज साइन थीटा, और डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर। अब इसमें सोचना है अपने को आगे करना क्या है। तो इसमें देखिए पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहला एम रहेगा साइन थीटा की वैल्यू निकालना, सेकेंड आर की वैल्यू निकालना, और थर्ड रहेगा डी एल। तो ये 3 वैल्यू डायग्राम की हेल्प से मुझे कैलकुलेट करनी है, साइन थीटा, डी एल और आर की वैल्यू, और उन सब की वैल्यू को इस वाले फार्मूले में क्या करनी है, अपने को पुट करनी है। और पुट करने के बाद आप देखेंगे कि एक नया इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये बहुत थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप समझोगे तो सबसे इजी टॉपिक है, ये बोल सकते हो आप। एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यही एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ट्रायंगल से निकलेगी। तो फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ क्यू, अब देखिए ट्रायंगल पी ओ क्यू में, तो देखिए ये 90 है, तो थीटा प्लस फाई भी कितना हो जाएगा, 90। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखिए थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये 90, तो अदर 2 एंगल्स का भी सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, टोटल 180 होता है। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ से जब मैं थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ थीटा तो आ चुका है, मेरे पास साइन थीटा नहीं है, टेकिंग बोथ साइड साइन। तो अगर दोनों साइड में साइन लेके चलता हूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। और आपको पता है साइन 90 माइनस फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अपन साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद मुझे आर की वैल्यू निकालना, तो आर की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में जाना पड़ेगा। तो डायग्राम के लिए देखिए अगेन फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ क्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एंगल फाई है, बेस ए है, और आर मेरे को निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस होता है, कॉस फाई होता है। क्यों नहीं ले रहे हैं अपन साइन का टर्म, क्योंकि साइन को अपन कॉस में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस फाई। तो कॉस फाई इज इक्वल टू वी कैन राइट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए अपॉन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ए अपॉन क्या हो गई, आर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू ए अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉस फाई। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया ये, 3। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल लिए, आर की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो हमारा 2 एम कंप्लीट हुआ, साइन थीटा और आर का। अब बच गया डीएल। तो डीएल कैसे निकालेंगे, तो डीएल निकालने के लिए पहले मेरे को एल चाहिए। तो एल फिर से कहाँ मिलेगा, ट्रायंगल पी ओ क्यू। पूरा काम हमारे ट्रायंगल से हो जाएगा, पी ओ क्यू ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगेन फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ क्यू, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ क्यू। चलिए ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखते हैं। तो एल मतलब परपेंडिकुलर, ए मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan फाई यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो वी नो डैट tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है L और बेस कितना है A। तो ये हो जाएगा L अपॉन A। मुझे L से क्या निकालना है, DL। तो मैं लिख लूँगा L इज इक्वल टू A tan फाई। तो अब मुझे L से DL कैसे निकालूंगा, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो DL आ जाएगा DL अपॉन जो भी है, किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में। इतना क्लियर हुआ। तो जब मैं फाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फाई। ठीक है, तो ये अगर फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो DL अपॉन डी फाई हो जाएगा। ये इज इक्वल टू A tan फाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर फाई होता है। तो यहाँ से DL की वैल्यू मिल गई, DL इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, और इनटू यहाँ पे डी फाई को ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा डी फाई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास 1, अब देखिए 1 में जो साइन थीटा अपन इक्वेशन नंबर 2 में मिल चुका है, और आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है इक्वेशन नंबर 3 में, और फाइनली DL की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 से। अब आगे देखिए क्या करना है अपने को, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इन 1। तो 2, 3 और 4 की वैल्यू जो आई है उसको अपन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग
इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इन 1 में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए वी गेट डी बी इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिखते हैं अपन, है ना, बहुत सारे टर्म्स हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई में नो चेंजेस, डी एल। अब देखिए डी एल की वैल्यू आई है ए अपॉन कॉस स्क्वेयर फाई इंटू डी फाई। ये डी एल की वैल्यू मैंने पुट की। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस फाई, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया कॉस फाई, और अपॉन करनी है क्या, आर स्क्वेयर। अपॉन क्या करनी है, आर स्क्वेयर करनी है। तो आर स्क्वेयर मीन्स आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई। तो आर स्क्वेयर मतलब ए अपॉन कॉस फाई का स्क्वेयर, मतलब ए स्क्वेयर अपॉन कॉस फाई का स्क्वेयर। तो ये कॉस फाई का स्क्वेयर कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ से कॉस स्क्वेयर फाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से एक ए भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली वी गेट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू कॉस फाई इंटू क्या बचेगी, डी फाई। तो ये निकल गया इस पॉइंट पे स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर। तो अब देखिए नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर can be calculated by इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विथ लिमिट। अब लिमिट क्या लगाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो लिमिट क्या लगेगी, देखिए ये फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। इतने का फाई एंगल था, तो पूरे का कितना हो जाएगा, देखिए पूरे के नीचे का एंगल फाई 1, ऊपर का फाई 2। तो लिमिट लग जाएगी माइनस फाई 1 टू फाई 2। अब बोलोगे सर माइनस क्यों लिए हैं, तो देखिए ये नीचे की तरफ है तो नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। सेकंड हाफ नीचे की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या लेके चलेंगे, माइनस फाई 1 लेके चलेंगे। ऊपर वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। नीचे की तरफ बोल सकते हो या ऊपर की तरफ बोल सकते हो। तो माइनस फाई 1 से फाई 2 के इसमें क्या करेंगे, लिमिट लेके इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी। और यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए बाहर ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन में बच जाएगा क्या, कॉस फाई डी फाई, और होल कंडक्टर की लिमिट लगा देंगे माइनस फाई 1 टू फाई 2। क्या लगा देंगे लिमिट यहाँ पे, माइनस फाई 1 टू फाई 2 का लिमिट लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे इंटीग्रेट करते हैं। b इज इक्वल टू, वी कैन राइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। और यहाँ पे देखिए कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, साइन फाई होता है। और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी माइनस फाई 1 टू फाई 2। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन हो जाएगी 4 पाई ए, और यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये साइन फाई 2, और लोअर लिमिट साइन, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस फाई 1 हो जाएगी, और बीच में लगेगा माइनस। और आपको पता है यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस का टर्म आ जाएगा और ये भी प्लस का टर्म। तो साइन फाई 1 को अपन पहले लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, साइन फाई 2 को। तो ये आपका फार्मूला बन गया स्ट्रेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। समझ में आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, और आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये डेरिवेशन दिमाग में बैठा कर चलना है। तो अगर फाई 1 की वैल्यू 30 है, फाई 2 की 60 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 30 टू 60, डिपेंड करता है कंडक्टर का लेंथ कितना, उसके हिसाब से एंगल्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। समझ में आया, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। आप यहाँ पे यूज, सबसे पहले डीबी की वैल्यू निकालनी है आपको। डीबी के बाद यहाँ पे चेक करना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ट्रायंगल पीओक्यू लेके अपन पीओक्यू लेके साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर अपन आर की वैल्यू ट्रायंगल पीओक्यू से ही निकल जाएगा, ठीक। फिर अपने को क्या चाहिए, डीएल की वैल्यू चाहिए, डीएल के लिए अपने को एल चाहिए, फिर से अगेन ट्रायंगल फ्रॉम
पी ओ क्यू, तो वहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, डी एल की वैल्यू निकाल सकते हैं और तीनों की वैल्यू उठा के अपन क्या करेंगे, इस डी बी के इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो केस बन सकते हैं अलग अलग। कौन कौन से केस बनेंगे, सबसे पहले देखिए, इफ़ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनेटली लॉन्ग एंड द पॉइंट पी लाइज नियर द मिडिल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ये पी पॉइंट दोनों के मिडिल पॉइंट पे है और एक्स और वाई क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब बोल सकते हैं ये पूरा इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इस तरीके से ये x हो गया, ये कंडक्टर y हो गया, दोनों साइड इनफाइनाइट है, ये p पॉइंट हो गया, ये इसके मिडिल पॉइंट पे है मान लो, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए, अब अगर ये इनफाइनाइट पे है तो एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा तो कितना बढ़ेगा, तो φ1 बढ़कर कितना हो जाएगा, पूरा एंगल ऐसा बढ़ते जाएगा। तो कितना बढ़ सकता है मैक्सिमम इनफाइनाइट के लिए, 89.99, लगभग 90 डिग्री। वैसे ही φ2 की वैल्यू इनफाइनाइट के लिए क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो कितनी बढ़ सकती है, तो इनफाइनाइट है तो यहाँ पे φ2 की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 90 डिग्री लेके चल सकते हैं। तो इन दिस कंडीशन यहाँ पे अगर कंडक्टर एक्स वाई क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, तो उस कंडीशन में φ1 इज इक्व टू φ2 इज इक्व टू हो जाएगी क्या, 90 डिग्री हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। तो जब π/2 हो जाएगी तो अपन इसको इक्वेशन नंबर 5 लेके चलते हैं। तो फ्रॉम 5, तो इक्वेशन नंबर 5 से आप देखेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी μ0I/4πa sin 90 प्लस sin 90, और sin 90 इज इक्व टू 1 होती है, तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी μ0 2I/4πa, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0I/ क्या आ जाएगा, 2πa। ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है तो। इतना क्लियर हुआ। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है और मिड पॉइंट पे पी पॉइंट अगर उनके मिड सेक्शन पे है, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है इक्वली, तो उस कंडीशन में यहाँ पे φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और जब φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा b = μ0I/2πa। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए दूसरा बोल रहा है, इफ़ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनेटली लॉन्ग, एक्स वाई इनफाइनेटली लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि p लाइज नियर द एंड ए, तो नियर एंड ए मतलब y, या x पे ले सकते हैं, एंड y बोल रहा है ना, तो y के नियर में है p पॉइंट जो है, तो y के नियर में है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट की कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगी, φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे φ2 की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री। और जब ये इसके नियर में है, सीधे में है, तो यहाँ पे φ1 क्या हो जाएगा, तो φ1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी क्या, 0 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। समझ में आ गया। तो ऊपर वाला क्या है, पूरा 90 हो जाएगा, इनफाइनाइट है। और नीचे वाले के हिसाब से देखा जाए तो ये तो इसके नियर पॉइंट पे मतलब इसके पास में, तो यहाँ पे φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तब यहाँ पे फ्रॉम 5 अपने को मिलेगा, फ्रॉम 5 से b = μ0I/4πa sin 90 है ना भाई। यहाँ पे sin 0 हो जाएगी φ1 की वैल्यू, और φ2 की वैल्यू हो जाएगी sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी μ0I/4πa। कब की कंडीशन है, जब एक साइड ही एंगल होगा, दूसरा साइड y के, मतलब दूसरा साइड जो है p के क्या होगा, नियर होगा, तो उस कंडीशन में ऐसा अपन ले सकते हैं। तो ये दो केस बनते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसका फार्मूला आपके बहुत सारे पॉइंट्स में अपने को ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको दिमाग बैठा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, और डायरेक्ट इसका डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको तैयारी कर लीजिए, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेटली यहाँ से आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या बोलना चाह रहा है, अ कंडक्टर कैरीज द करंट ऑफ 90 एम्पियर इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्शन बना देते हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ अंदर की तरफ है, साउथ आप की तरफ है। ठीक है, ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो इसमें जो करंट है, कोई कंडक्टर है, अब इसका साइज़ तो दिया नहीं, लेंथ तो दिया नहीं है। ठीक है, अपन इनफाइनाइट कंडक्टर मान सकते हैं इसको। इसमें कितनी एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 90 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, इसमें से फ्लो हो रही है। तो I = वी कैन राइट 90 एम्पियर। इतना क्लियर हुआ। तो इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने एम्पियर का है, 90 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट अ पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द कंडक्टर। इस कंडक्टर से 1.5 मीटर बिलो एक पॉइंट लेते हैं, P पॉइंट। इस P पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखिए किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, आपकी तरफ होगा। मतलब अगर देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ अंदर के साउथ की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, साउथ की तरफ। यहाँ पे ऐसा होगा इस तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, साउथ
साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्यों? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ अंदर की तरफ है, साउथ आपकी तरफ है, तो राइट हैंड लगाएंगे तो इस तरीके से देखिए थंब रूल लगाएंगे तो आपकी तरफ होगा, मतलब यहाँ पे कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, मतलब साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट करनी यहाँ पे आउटवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है स्टेट कंडक्टर के, मैंने पढ़ा है आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए जो होता है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस कंडक्टर से। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया, 1.5 मीटर। तो यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मीटर। अब यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू फुट करते तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई 90 एम्पियर डायरेक्टली अपने को गिवन है यहाँ पे, अपॉन 2 पाई ए। तो 2 पाई ए की वैल्यू क्या दी हुई अपने को यहाँ पे देख सकते हैं 1.5। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 2 2 जा ये हो जाएगा। ठीक है, और 1.5 एम्पियर है तो ये हो जाएगा कितना, 292 ज़ा 180, एक ज़ीरो और लगा दो, कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -7। और जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 15 6 ज़ा क्या होता है 90, है ना 90। और यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो 15 1 जा हो जाएगा ये, ठीक 3 ले लिए, है ना, तो 15 2 ज़ा, है ना, तो ये हो गया 30, फिर यहाँ पे 0 इंटू 10 की पावर -7। और इसी को लिख सकते हैं अपन 1.2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो कितना होगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला का होगा। कितने मीटर डिस्टेंस पे, 1.5 मीटर डिस्टेंस के। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार देखेंगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक ऐसा न्यूमेरिकल अगर आप इसको बना लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। मतलब एक वायर है जिसको हमने बेंट करके क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब इसके सेंटर पे बोल रहा है क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके सेंटर, तो सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इनका डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो डायगोनल बनाएंगे, जहाँ पे डायगोनल्स कट करेंगे वो इनका क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये इनका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब इसको मैं नाम देता हूँ स्क्वायर को ABCD, ये हमारा स्क्वायर है। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर इसका साइड है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर बन गया। ठीक, अब इसमें कैरिंग अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर, यहाँ पे जो करेंट फ्लो हो रही है वो कितने एम्पियर की है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर की करंट यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। हमें इसके सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दिमाग लगाइए, ये देखिए ये स्क्वायर जो है 4 साइड से मिलके बना हुआ है। 4 साइड मतलब इसमें कितने वायर होंगे, 4 वायर्स होंगे, वायर AB, वायर BC, वायर CDN, वायर DA। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कोई भी एक वायर लेके सॉल्व करते हैं, एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही क्या होगा, सबके कारण होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो कोई भी एक साइड का अपन क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, सबका क्या होगा, आउटवर्ड होगा। सबको आप आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, AB वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। ये फाइनाइट कंडक्टर है, 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैंने अभी जस्ट आपको थ्योरी में इसको पढ़ाया है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मुझे φ1 और φ2 चाहिए, तो φ1 और φ2 कहाँ से मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ OE। ठीक, ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टेट कंडक्टर से वो होता है A। तो मेरे को A की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो पूरा एंगल होता है वो 90 का होता है। तो ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया। तो फर्स्ट हाफ हो गया φ1, सेकेंड हाफ हो गया φ2। तो फर्स्ट हाफ 45 डिग्री का होगा, सेकेंड हाफ भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे मेरे को फार्मूले की हेल्प से φ1 की वैल्यू मिल गई, वेयर φ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 90 90 90 360 होता है, और ये जो 90 है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 45 और 45। तो यहाँ पे ये मेरे को दोनों की क्या मिल गई, एंगल मिल गई। इतना क्लियर हुआ? अब मुझे सबसे पहली बात ये है कि कैलकुलेट करना, देखिए ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ? तो ये हाफ वाला कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालना है। I भी मुझे दिया हुआ, I कितना है, 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, I भी मुझे गिवन है। मुझे सिर्फ A की वैल्यू निकालना है। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AE अपॉन OE क्या होगा, 1045 होगा कि नहीं होगा।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 1045 होता है। मुझे ओ ई निकालना है, ठीक है, तो ए ई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ओ ई है ए, अपन ओ ई को क्या लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। और 1045 कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब ए की वैल्यू पर लिख सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आई मिल गया, यहाँ से φ1 और φ2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड से निकालो ए बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा BAB। वायर फाइनाइट कंडक्टर है, इसकी लेंथ है, इसका एंगल दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा कंडक्टर है, फाइनाइट। तो फाइनाइट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है μ0I/4πa sin φ1 + sin φ2। तो यहाँ से AB के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, I की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 एम्पियर अपॉन 4πa, 4π × a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, देखिए 5 × 10⁻⁻² है, साइन φ1 + साइन φ2, तो φ1 है 45 डिग्री प्लस साइन φ2 भी कितनी है 45 डिग्री है। यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, BAB = यहाँ 4π कैंसिल, 5 2 = 10, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁷, -2 पर जाके +2, -7 +2, 10 की पावर क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी क्या, BAB = 2 × 10⁻⁻5, 1/√2 + 1/√2, 2 अपॉन क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो BAB = आ जाएगी 2 2 = 4 अपॉन √2 मतलब 1.414 × 10⁻⁻5, ठीक। तो 4 अपॉन 1.414 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2.83। तो यहाँ पे AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या सेंटर पे वो कितनी हो जाएगी 2.83 × 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये AB के कारण निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पे, एट पॉइंट O। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू होल कंडक्टर, तो पूरे कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, तो B नेट = कितने यहाँ पे वायर्स हैं 1 2 3 और 4। एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैलकुलेट कर रही है, टोटल 4 वायर्स है, सेम होगा सबका, तो 4 × BAB यहाँ पे हो जाएगा। और सबका डायरेक्शन भी सेम होगा, देखिए आउटवर्ड, यहाँ भी ले लो करंट ऐसी जाएगी आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड, सबको आपस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, या सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम से, BAB + BBC बस BCD + BDA करेंगे, या 4 टाइम्स ऑफ BAB कर देंगे। तो 4 × 2.83 × 10⁻⁻5, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो B नेट की वैल्यू आ जाएगी 11.32 × 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हमारा हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, और आउटवर्ड होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 11.32 × 10⁻⁻5 टेस्ला होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्क्वायर के फॉर्म में पूछा क्वेश्चन, हो सकता है ट्रायंगल के फॉर्म में पूछ दे एग्जाम में क्वेश्चन, या हो सकता है कि हेक्सागोनल के फॉर्म में पूछ दे क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में पूछ दे, तो आप 2 अपोजिट साइड का सेम होगा, एक का निकाल लो, फिर 2 अपोजिट साइड का सेम होगा, फिर एक का निकालो, दोनों में 2 का क्या करो मल्टीप्लाई कर दो और आपस में ऐड कर दो। तो वहाँ से भी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी एक साइड का पहले आप क्या निकाल लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, निकालने के बाद क्या किए वहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करके पूरे का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ बच्चों? मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, उसके बाद अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तो कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे, एग्जाम में उसको लिख नहीं पाओगे। तो अगर आप उसके न्यूमेरिकल बना लेते हो, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन वहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व कराया, और साथ ही साथ 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट कंडक्टर का दोनों क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग स्टेट थिन कंडक्टर कैरीज अ करेंट ऑफ 40 एम्पियर इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर वेस्ट ऑफ द वायर, इसका आंसर भी दिया हुआ है, आपको ये कैलकुलेट करके आपको दिखाना है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन दिया है, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर। आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया जिसका साइड क्या है 2 मीटर है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल।
मतलब उस ट्रायंगल के सेंटर पे, जैसे मैंने स्क्वायर का कराया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे ट्रायंगल का क्वेश्चन भी क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप ये सब क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और बहुत तगड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। तो ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, साथ में आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसको बनाइए, बनाने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर्स में आगे के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।